क्या एक पिता अपनी ही बेटियों को आधी रात में उठाकर जहर खिला पाएगा? क्या कोई परिवार रात के 1 बजे अचानक तरबूज खाने उठता है और फिर कुछ ही घंटों बाद पूरा परिवार लाशों में बदल जाता है? क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ। मुंबई के पायधुनी इलाके से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है जिसने पुलिस, डॉक्टर और फॉरेंसिक टीम सबको हैरान करके रख दिया है। शुरुआत में हर किसी को लगा कि यह सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला है। कहा गया कि तरबूज खाने से परिवार की मौत हो गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी पूरी तरह पलटती चली गई। अब सामने आया है कि तरबूज खराब नहीं थी बल्कि उसमें बेहद चालाकी से जहर मिलाया गया था। सवाल यह है कि आखिर किसने मिलाया, क्यों मिलाया और क्या ये पूरा परिवार किसी एक बड़ी साजिश का शिकार हो गया है? इस कहानी की शुरुआत होती है 44 वर्षीय अब्दुल्ला डोकाडिया से, जो मुंबई के पायधुनी इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी नसरीन, 16 साल की बेटी आयशा और 13 साल की छोटी बेटी जैनाब थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 25 अप्रैल की रात इस परिवार के लिए मौत बनकर आई। उस रात घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। कुल मिलाकर उस घर में 9 लोग मौजूद थे, 4 परिवार के सदस्य और 5 मेहमान। घर में बिरयानी बना, सबने साथ बैठकर खाना भी खाया, बातचीत हुई और करीब 10:30 बजे जो मेहमान आए थे अपने अपने घर लौट गए। उस समय तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात करीब 11 बजे परिवार के लोग अपने कमरों में जाकर सो गए, लेकिन इसके लगभग 1 से 2 घंटे बाद यानी करीब 12 से 1 बजे अब्दुल्ला अचानक उठता है। वे अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को भी उठाता है। चारों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, फ्रिज खोलते हैं और उसमें रखा तरबूज बाहर निकालकर खाने लगते हैं। ये बात अपने आप में बेहद अजीब लगती है। आखिर आधी रात में पूरा परिवार अचानक तरबूज क्यों खाने लगा? क्या ये सामान्य बात थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी हुई थी? यही सवाल अब पुलिस के सामने भी खड़ा था। करीब 1:30 बजे तक तरबूज खाने के बाद चारों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे परिवार की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। सबको बेचैनी महसूस होती है, उल्टियां शुरू हो जाती है, पेट में तेज दर्द होता है, लूज मोशन और घबराहट जैसी समस्या भी सामने आने लगती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्होंने उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले एक डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर तुरंत नीचे पहुंचे और जब उन्होंने यहाँ पे पूरे परिवार को देखा तो वे खुद भी यहाँ पे हैरान रह गए। छोटी बेटी की हालत बेहद गंभीर थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, सांसें टूट रही थी और पल्स लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं आया। उन्होंने परिवार को तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिवार को अब अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबसे पहले 13 साल की जैनाब ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बड़ी बेटी आयशा की मौत हो गई। फिर पत्नी नसरीन ने भी दुनिया छोड़ दी और आखिर में रात करीब 10:30 बजे अब्दुल्ला की भी मौत हो जाती है। देखते ही देखते पूरा परिवार खत्म हो जाता है। शुरुआत में हर किसी को लगा कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला था। फिर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। घर की हर चीज की जांच की जाती है। फ्रिज में रखा पानी, बिरयानी, चिकन, बचा हुआ तरबूज, हर चीज को जांच के लिए भेजा जाता है। जहां तक कि जिन गिलासों में पानी पिया गया था उन्हें भी फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। पहली रिपोर्ट में यह सामने आया कि बिरयानी पूरी तरह सुरक्षित थी, पानी में भी कोई खराबी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, तरबूज भी खराब नहीं थे। उसमें ना कोई बैक्टीरिया था, ना फंगस और ना ही किसी तरीके की कोई सड़न। यानी जिस तरबूज को मौत की वजह बताया जा रहा था वो असल में पूरी तरह ताजा था। ये बात सामने आते ही पूरा मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम पर दबाव बनने लगता है। पुलिस लगातार जवाब मांग रही थी कि आखिर मौत की वजह क्या है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने दोबारा जांच शुरू की। कुल 11 सैंपल लिए गए और 54 बार टेस्ट किए गए। आखिरकार जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में पता चला कि तरबूज के अंदर जहर मिलाया गया था। ऐसा केमिकल मिलता है जो आमतौर पर चूहे मारने वाली दवा में पाया जाता है। यानी ये कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर मौत परोसी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जहर मिलाया किसने? अगर तरबूज बाहर से खरीदा गया था तो क्या फल विक्रेता इसमें शामिल था? लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि उसी लॉट का तरबूज खाने वाले बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसी परिवार के साथ मौत क्यों हुई? जब पुलिस,
फल विक्रेता के पास पहुंची तो पता चला कि तरबूज का पूरा लॉट गायब हो चुका था। कई फल विक्रेता भी अचानक गायब हो गए थे। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका से आई एक महिला हामिदा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। हामिदा जो थी वो अमेरिका में मेकअप आर्टिस्ट थी। उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए आफ्ताब नाम के एक युवक से होती है। दोनों के बीच रिश्ता बढ़ता है और फिर आफ्ताब ने अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म कर हामिदा से शादी करने का बात कहता है। इसी दौरान आफ्ताब ने दावा किया कि उसके पिता बिल्डर है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उसने हामिदा से पैसे की मदद मांगी। हामिदा ने उस पर भरोसा करते हुए करीब 25 लाख रुपए दिए। लेकिन इन पैसों के लेन देन में सबसे अहम गवाह कौन था पता है? ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें सबसे अहम गवाह अब्दुल्ला डुकाडिया था, जिसकी अब मौत हो चुकी थी तरबूज खाने की वजह से। हामिदा का कहना था कि बाद में आफ्ताब उसके साथ मारपीट करने लगा, इसलिए हामिदा ने उस पर घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था। इस केस में अब्दुल्ला सबसे अहम गवाह थे क्योंकि वही पैसे के लेन देन के समय मौजूद थे। अगर अब्दुल्ला कोर्ट में गवाही देते तो आफ्ताब के खिलाफ मामला मजबूत हो सकता था। लेकिन तभी अचानक पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। यही वजह है कि पुलिस अब इस एंगल को भी गंभीरता से जांच कर रही है कि कहीं गवाही रोकने के लिए पूरे परिवार को खत्म तो नहीं कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जहर तरबूज तक पहुंचा कैसे? क्योंकि पुलिस के सामने फिलहाल 4 अलग अलग थ्योरी मौजूद है और हर थ्योरी अपने आप में बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली है। पहली थ्योरी यह है कि क्या परिवार के मुखिया अब्दुल्ला खुद इस सब के पीछे थे? क्या उन पर किसी तरीके का मानसिक दबाव था? क्या पैसे का कोई ऐसा विवाद था जिसने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि यहाँ पे एक बात जो हर किसी को हैरान कर रही है वो ये है कि आखिर आधी रात को पूरा परिवार अचानक उठकर तरबूज खाने क्यों बैठा? क्या यह पहले से प्लान किया गया था? क्या अब्दुल्ला जानते थे कि तरबूज में जहर है, या फिर वे खुद भी किसी साजिश का शिकार हो गए? लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर अब्दुल्ला को पहले से पता था कि तरबूज में जहर है तो वे डॉक्टर के पास क्यों जाते? जब परिवार की हालत बिगड़ी तो सबसे पहले मदद लेने की कोशिश भी उन्होंने ही की थी। अगर कोई इंसान खुद अपनी मौत की योजना बना रहा हो तो वे जहर खाने के बाद इलाज कराने की कोशिश क्यों करेगा? यही वजह है कि पुलिस अब इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं मान रही, बल्कि उन्हें लग रहा है कि शायद पूरा परिवार बिना जाने किसी जाल में फंस गया था। दूसरी और सबसे चर्चित थ्योरी जुड़ी हुई है हमीदा और आफ्ताब वाले केस से। पुलिस इस एंगल को बेहद गंभीरता से देख रही है। वजह साफ है, अब्दुल्ला उस घरेलू हिंसा और पैसे के मामले में सबसे अहम गवाह थे। उन्होंने खुद हामिदा से पैसे लेकर आफ्ताब तक पहुंचाए थे। अगर कोर्ट में वे गवाही देते तो आफ्ताब के खिलाफ मामला बहुत मजबूत हो सकता था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या किसी ने जानबूझकर पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की कोशिश की? क्या ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि 4 लोगों की प्लान्ड मर्डर थी? पुलिस को इस बात पर भी शक है कि कहीं ये सब पहले से तय तो नहीं किया गया था, क्योंकि जिस तरह का जहर इस्तेमाल किया गया वे आम इंसान की पहुंच में आसानी से नहीं आता। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये वही कंपाउंड था जो आमतौर पर चूहा मारने वाली दवाओं में इस्तेमाल होता है। ये शरीर में जाते ही पूरे तेजी से असर करता है। पेट के एसिड के साथ मिलकर ये सीधे खून में पहुंचता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। यही वजह थी कि परिवार के सभी सदस्य की बॉडी का रंग नीला और हरा पड़ने लगा था। डॉक्टरों के मुताबिक ये जहर शरीर के ऑर्गन को धीरे धीरे बंद कर देता है। पहले उल्टियां होती है, फिर पेट दर्द शुरू होता है और सांस लेने की दिक्कत शुरू होने लगती है और आखिरकार हार्ट फेल हो जाता है। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी बेटी की मौत हुई क्योंकि उसकी बॉडी कमजोर थी, फिर बड़ी बेटी, उसके बाद माँ और आखिर में पिता की मौत हुई। यानी जहर ने उम्र और शरीर की ताकत के हिसाब से असर दिखाया था। यही वजह है कि पुलिस को लग रहा है कि यह सब बेहद प्लानिंग के साथ किया गया था। अब तीसरी थ्योरी सामने आती है उस रात घर में मौजूद मेहमानों की। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पार्टी के दौरान किसी ने तरबूज को पहले से काट कर रखा था? क्या किसी मेहमान ने फ्रिज में रखा तरबूज देखा था? क्या किसी को पता था कि रात में वही तरबूज खाया जाएगा? क्योंकि अगर तरबूज पहले से कटा हुआ था तो उसमें जहर मिलाना बेहद आसान हो जाता है। इंजेक्शन के जरिए भी जहर डाला जा सकता था या ऊपर से छिड़क कर भी मिलाया जा सकता था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पार्टी में आए किसी व्यक्ति ने मौका देखकर तरबूज में कुछ मिला तो नहीं दिया, क्योंकि पार्टी के दौरान घर में काफी हलचल थी। किचन में काम चल रहा था
लोग आ रहे थे जा रहे थे। ऐसे माहौल में अगर किसी ने प्लानिंग के तहत जहर मिलाया हो तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। यही वजह है कि पुलिस अब उस रात घर में मौजूद हर शख्स से पूछताछ कर रही है। उनके फोन रिकॉर्ड, लोकेशन और परिवार के रिश्तों की भी जांच हो रही है। चौथी थ्योरी फल विक्रेता से जुड़ी हुई है, क्योंकि शुरुआत में पुलिस को शक था कि कहीं तरबूज बेचने वाले ने ही कोई लापरवाही तो नहीं की। कई बार फल विक्रेता चूहों से बचने के लिए जहरीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि तरबूज एक बंद फल होता है, इसके अंदर जहर आप ऐसे ही नहीं डाल सकते। इसके लिए या तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होता है या फिर उसे काट कर जहर मिलाना होता है। यही वजह है कि अब यह मामला सामान्य फूड पॉइजनिंग से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब पुलिस तरबूज के पूरे लॉट तक पहुंचने की कोशिश करती है तो ये सारा गायब होता है। कई फल विक्रेता भी अचानक अपनी दुकान बंद करके गायब हो जाते हैं। इससे शक और गहरा हो जाता है। हालांकि पुलिस के पास अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जो सीधे फल विक्रेता को दोषी साबित कर सके, लेकिन यह एंगल भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में एक और चीज बेहद अजीब है। अगर यह हत्या थी तो सिर्फ परिवार के 4 लोग ही क्यों मारे गए? पार्टी में आए बाकी लोगों ने भी उसी घर का खाना खाया था, बिरयानी भी खाई थी, लेकिन उनकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि जहर सिर्फ उसी चीज में था जिसे बाद में परिवार ने अकेले खाया, यानी कि तरबूज में। और यही बात पुलिस को बार बार इस निष्कर्ष तक ले जा रही है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि बेहद सोची समझी साजिश थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर असली कातिल कौन है? क्या यह किसी दुश्मनी का नतीजा था या फिर कोई पैसों का मामला था? क्या कोर्ट में गवाही रोकने के लिए यह सब किया गया था या फिर परिवार के अंदर ही कोई ऐसा राज छिपा था जिसे दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। पार्टी में आए लोगों से पूछताछ हो रही है। फल विक्रेता को तलाश किया जा रहा है और सबसे अहम बात, अब यह केस पूरी तरह मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। जो मामला शुरुआत में एक सामान्य फूड पॉइजनिंग लग रहा था, वही अब मुंबई पुलिस के लिए सबसे पेचीदा बन चुका है। अब देखना यही होगा कि पुलिस इस रहस्य से पर्दा कब उठाती है और आखिर वो चेहरा कौन है जिसने इस पूरी परिवार की खुशी को हमेशा के लिए छीन लिया। अब सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।